इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अरे यार, मासूम मोहब्बत पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने अपने दूसरे चैनल ब्लूम कहानियाँ पर मासूम मोहब्बत, आर्या और अरण्य की कहानी का सीज़न 2 अपलोड किया है। जाइए जाकर जल्दी देखिए और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और कहानी पर अपना प्यार दीजिए। जल्दी जाइए मेरे एनर्जी बूस्टर, जल्दी जल्दी प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए ताकि मुझ में एनर्जी आए और मैं कहानी का दूसरा पार्ट ला सकूं। दिन में 2 वीडियो बनाना बहुत ही हेडेक भरा होता है, इसलिए आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के बिना तो संभव ही नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ उस कहानी पर आप लोग अपना प्यार देंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे। इंडोनेशिया बाली। बाली में आज प्रांस और पंखुड़ी की आखिरी रात थी, जो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद रोमांटिक तरीके से एक दूसरे की बाहों में बिता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पंक्ति ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने दरवाजे पर सृष्टि खड़ी थी। सृष्टि उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कैसी हो तुम? पंक्ति हैरानी से बोली, मैं तो ठीक हूँ सासू माँ, लेकिन आप यहाँ पर, वो भी इतनी रात को, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सृष्टि मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर अंदर आते हुए बोली, हाँ सब कुछ ठीक है, और जो ठीक नहीं है अब उसे ठीक करने की बारी आ गई है। पंक्ति चौंकते हुए बोली, मतलब? मैं आपकी बात समझी नहीं सासू माँ। सृष्टि ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, अरे मेरी मासूम बहू, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कितने दिनों से तुम मायके में हो, तुम्हें पता भी है। तुम्हारे बिना वहाँ किसी का मन नहीं लग रहा, खासकर तुम्हारे पति का। उसे तो इतनी अक्ल भी नहीं है कि खुद आ जाए तुम्हें लेने, इसलिए मैं आ गई। चलो पैकिंग कर लो या मैं करवा देती हूँ। पंक्ति के होश उड़ गए थे और पर्दे के पीछे छुपा आश्रय भी स्तब्ध था। अब तक तो सृष्टि पंक्ति को लेने आई नहीं, और आज जब वो खुद पंक्ति से मिलने आया तो सृष्टि को अचानक उसे ले जाने का ख्याल आ गया। पंक्ति बोली, लेकिन इतनी जल्दी क्या है सासू माँ? सृष्टि ने हैरानी से कहा, मतलब तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती? पंक्ति ने झट से कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं जाना चाहती हूँ, बस कल राखी है ना, तो तनिष्क भाई को राखी बांध कर। सृष्टि ने बात काटी, राणा मेंशन में भी तो तुम्हारी पहली राखी है। परीक्षा तनिष्क के साथ वहीं आ जाएगी, तुम उसे वहीं राखी बांध देना। प्रांस और पंखुड़ी भी घर पर नहीं है, उनके बिना घर सूना है, और अगर तुम भी नहीं होगी तो घर एकदम बेजान हो जाएगा। यह सुनकर पंक्ति को बुरा लग गया। उसने तुरंत कहा, ठीक है सासू माँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। यह सुनकर पर्दे के पीछे खड़े आश्रय ने हल्की गुर्राहट दी। सृष्टि तुरंत बोली, यहाँ कोई और भी है क्या? पंक्ति ने तुरंत कहा, कोई नहीं है सासू माँ, आप सोफे पर बैठिए, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। सृष्टि बोली, नहीं, तुम अकेले करोगी तो देर लगेगी, मैं मदद कर देती हूँ। पंक्ति की बोलती बंद और आश्रय उसे घूर रहा था। सृष्टि ने क्लोजेट खोल दिया और कपड़े पैक करने लगी। आश्रय और पंक्ति बस एक दूसरे को देख रहे थे। समस्या ये नहीं थी कि पंक्ति को जाना है, समस्या ये थी कि आश्रय वहाँ से निकलेगा कैसे। पैकिंग हो चुकी थी। सृष्टि ने कहा, चलें? पंक्ति ने हाँ में सिर हिलाया। सृष्टि बोली, कमरा लॉक कर देते हैं। पंक्ति की आंखें बड़ी हो गई। अगर सृष्टि रुकी रही तो आश्रय को दोबारा बालकनी से निकलना पड़ेगा। पंक्ति ने जल्दी से कहा, आप सूटकेस लेकर बाहर चलिए, मैं रूम लॉक कर दूंगी। तभी सृष्टि को याद आया, अरे एक जरूरी चीज तो मैं अंदर ही भूल गई। वो वापस मुड़ी। पंक्ति का दिल धक धक करने लगा। सृष्टि सीधा पर्दे की तरफ बढ़ी। पर्दा हटाते ही उसने देखा, आश्रय आंखें बंद किए दीवार से लगा खड़ा था। सृष्टि मुस्कुराई, तुम भी हमारे साथ चलोगी या अकेले आओगी? आश्रय ने आंखें खोली। पंक्ति का चेहरा शर्म से लाल था। सृष्टि ने आश्रय का हाथ पकड़कर बाहर लाते हुए कहा, तुम्हारी सबसे जरूरी चीज मैं अंदर भूल गई थी पंक्ति। तनिष्क और परीक्षा पीछे खड़े हंस रहे थे। आश्रय थोड़ा एटीट्यूड से बोला, ऐसे हंस क्यों रहे हैं? अपनी बीबी से ही मिलने आया था, इसमें इतना क्या है? सृष्टि भी हंसते हुए बोली, अपनी बीबी से मिलने आए थे तो चोरों की तरह क्यों आए? कह देते कि लेने आया हूँ, कोई रोक थोड़े रहा था। आखिर बीबी है तुम्हारी, जहाँ चाहो ले जाओ, बस इसकी हाँ होनी चाहिए। पंक्ति कश्मीरी सेब बनी खड़ी रही। राणा मेंशन में सृष्टि अंदर आई। ड्राइवर के हाथ में पंक्ति का सूटकेस था जिसमें उसका सारा सामान था, लेकिन फिलहाल पंक्ति सृष्टि के साथ नहीं थी, क्योंकि सृष्टि की बातें सुनकर आश्रय भी तुरंत एक्शन में आ गया था। उसने जल्दी से पंक्ति का हाथ पकड़ा और बोला,
तो ठीक है, मैं अपनी बीबी को लेकर जा रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। ये बोलकर वो पंक्ति को लेकर वहाँ से निकल गया था। पंक्ति शर्माते हुए उसके साथ चल रही थी। तनिष्क और परीक्षा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। सृष्टि ने भी पंक्ति का सूटकेस लिया और उन दोनों को बाय बोलकर जिंदल मेंशन से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ आश्रय और पंक्ति इस वक्त गाड़ी में थे। पंक्ति आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, सब लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में आश्रय जी, मुझे तो अब सबके सामने जाने में भी शर्म आएगी। आश्रय उसे घूरते हुए बोला, अपने ही पति के साथ हो तुम, किसी गैर के साथ नहीं जो तुम्हें इतनी शर्म आएगी। ये कहकर उसने पंक्ति का हाथ थाम लिया। पंक्ति का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो सामने देखते हुए बोली, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं आश्रय जी, ये हमारे घर का रास्ता तो नहीं है, ये तो फार्म हाउस। ये कहते कहते वो चुप हो गई क्योंकि आश्रय के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। वो उसे फार्म हाउस ही ले जा रहा था क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से वो तड़प रहा था पंक्ति को प्यार करने के लिए, और अब उसे अपनी बीवी को प्यार कर अपनी उस तड़प को शांत करना था। पंक्ति ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। कुछ देर बाद वे फार्म हाउस पहुंचे और उनका प्यार भरा सिलसिला शुरू हो चुका था। सुबह लगभग 9 बजे पंक्ति मिरर के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसके चेहरे पर हल्की नर्वसनेस थी और वो जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी। आश्रय चेंजिंग रूम से निकलकर बोला, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, हम टाइम से पहुंच जाएंगे राणा मेंशन, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो। पंक्ति ने उसे घूर कर कहा, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, सामने घड़ी देखिए 9 बज चुके हैं आश्रय जी, और सासू माँ ने बताया था कि राखी का मुहूर्त 10:30 बजे तक है और अभी तक हम यहीं हैं। पता नहीं तनिष्क भाई पहुंच भी गए होंगे। परीक्षा को भी आपको राखी बांधनी है। ओ गॉड, हम लेट हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि टेंशन ना लो। ये बोलकर वो फिर आईने की तरफ मुड़ी और जल्दी से चूड़ियां पहनने लगी। आश्रय उसके पीछे आकर बोला, वैसे तुम गुस्से में काफ़ी क्यूट लगती हो। उसकी बात पर पंक्ति एकदम रुक गई। उसका चेहरा लाल हो गया और मुस्कुराहट आ गई। आश्रय जानता था उसे शांत कैसे करना है और पंक्ति शर्माते हुए उसके सीने से लग गई। लगभग 15-20 मिनट बाद वो दोनों फार्म हाउस से निकले और राणा मेंशन पहुंचे, जहां पहुंचते पहुंचते 10 बज चुके थे। जैसे ही पंक्ति अंदर आई उसकी नज़रें सीधे तनिष्क और परीक्षा पर गई। उन्हें पहले से आया देख वो और गिल्टी हो गई। वो सृष्टि से बोली, सॉरी सॉरी सासू माँ, वो आश्रय जी का पेट दर्द हो रहा था तो लेट हो गए, मैं अभी 10 मिनट में सब तैयारी करती हूँ। ये बोलकर वो किचन में भाग गई। सृष्टि, तनिष्क और परीक्षा कुछ बोल ही नहीं पाए थे। आश्रय भी अंदर आया और तनिष्क व परीक्षा को देखकर फीका सा मुस्कुरा कर बोला, सॉरी मॉम, एक्चुअली पंक्ति का पेट दर्द हो रहा था तो हम थोड़ा लेट हो गए। तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रागिनी अभी अभी आई थी और जोर से हंसने लगी क्योंकि पंक्ति ने किचन में उसे भी यही बहाना बताया था कि आश्रय का पेट दर्द है, और अब आश्रय पंक्ति का बहाना लगा रहा था। आश्रय के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस थे। तनिष्क ने उठकर आश्रय को हेलो कहा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आई होप अब तुम दोनों का पेट बिल्कुल ठीक होगा। ये सुनते ही आश्रय सब समझ गया। सृष्टि अभी भी दबी हंसी लिए उसे देख रही थी। आश्रय तुरंत अपने रूम में चला गया। 15-20 मिनट बाद सब हॉल में बैठे थे। कुसुम जी सबको देख मुस्कुरा रही थी। एक तरफ पंक्ति, आश्रय और दूसरी तरफ तनिष्क, परीक्षा बैठे थे। परीक्षा आज आश्रय और पंक्ति को राखी बांधने वाली थी और पंक्ति तनिष्क और परीक्षा को। पहले पंक्ति ने तनिष्क और परीक्षा को राखी बांधी और उनका मुंह मीठा करवाया। तनिष्क ने उसे 7 दिन की वेकेशन का वाउचर दिया। पंक्ति हैरानी से देख रही थी। वाउचर देखकर आश्रय की स्माइल लंबी हो गई क्योंकि वो खुद ट्रिप प्लान करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन अब आसान हो गया था। अब परीक्षा आश्रय और पंक्ति को राखी बांधने ही वाली थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आवाज़ आई। सबने देखा प्रांश और पंखुड़ी अंदर आ रहे थे। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में आ गए हैं। पंखुड़ी तुरंत सृष्टि से लिपट गई। सृष्टि ने उसे गले से लगा लिया। पंखुड़ी बोली, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी सासू माँ, ऐसे वेकेशन पर तो बिल्कुल नहीं। सच में हालत ख़राब हो गई थी मेरी। इतना कहते हुए उसने रोना सा मुंह बनाया। प्रांश ने उसे घूर कर देखा। आश्रय प्रांश को देखकर बोला, मुझे लगा था आज परीक्षा सिर्फ मुझे राखी बांधेगी, लेकिन आप अपनी टांग फिर से अड़ा दिए। अब मुझसे पहले वो आपको बांधेगी।
प्रांस तिरछा मुस्कुराया। क्यों, तुम्हें क्या लगा प्रांस राणा अपना हक छोड़ेगा? कभी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। उसने अपनी कलाई आगे कर दी। परीक्षा ने मुस्कुराकर पहले प्रांस और फिर आश्रय को राखी बांधी। अब वो पंक्ति और पंखुड़ी को राखी बांध रही थी। फिर उसने प्रांस और आश्रय की तरफ देखते हुए कहा, मेरा गिफ्ट। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। उन्हें प्रलय ने मना किया था, तभी प्रलय वहां आया। परीक्षा उसे देखकर मुस्कुराई और उसकी तरफ दौड़ी। वो कई दिनों बाद उसे देख रही थी। प्रलय ने भी उसके सिर पर हाथ रखकर उसे चूम लिया। परीक्षा ने शिकायत करते हुए कहा, देखिए ना डैड, ना प्रांस भाई मुझे गिफ्ट दे रहे हैं और ना आश्रय भाई। क्या इस बार मुझे राखी पर गिफ्ट नहीं मिलेगा? तनिष्क हैरान होकर उसे देख रहा था क्योंकि वहां तो उसके सामने गिफ्ट की वो लाइन लगा देता था और उसे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन आज वो गिफ्ट की डिमांड कर रही थी। प्रलय उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने ही मना किया था क्योंकि इस बार मैं तुम्हें कुछ खास देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने एक फाइल उसे दी। परीक्षा ने फाइल खोली और उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो बोली, ये सब क्या है डैड? मैं इसका क्या करूँगी? मुझे नहीं चाहिए ये सब। तनिष्क भी चौंक गया। प्रांस ने फाइल ली और तनिष्क की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हम लोग परीक्षा को भी राणा प्रॉपर्टी का हिस्सा देना चाहते हैं। इसके डॉक्यूमेंट है, प्लीज़ देख लीजिए। तनिष्क ने हाथ नहीं लगाया और बोला, सॉरी मिस्टर राणा, मैं ये फाइल नहीं ले सकता। परीक्षा इस घर की बेटी है, उसे आप कुछ भी दें, आपका हक है ये, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। हमें आपका प्यार चाहिए बस। ये कहकर उसने परीक्षा की तरफ देखा। परीक्षा मुंह बनाते हुए बोली, मैं सोच रही थी आप लोग कुछ एक्साइटिंग दोगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, इनका मैं क्या ही करूँगी डैड? खुद जाकर फैक्ट्री में काम करूँगी क्या? आपने तो मेरा पूरा फेस्टिवल ही स्पॉइल कर दिया। ये बोलते हुए वो बेहद क्यूट लग रही थी। प्रांस पहले से जानता था ऐसा होगा, इसलिए उसने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और बोला, बाकी सबका पता नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। परीक्षा का चेहरा खिल गया। वो जल्दी से बैठी और बॉक्स खोला। T&P अल्फ़ाबेट वाला खूबसूरत ब्रेसलेट। परीक्षा खुश होकर प्राण से लिपट गई। थैंक यू सो मच भाई, आई जस्ट लव इट। आश्रय मुंह बनाकर उसे देख रहा था और अब प्रलय की तरफ भी जैसे कह रहा हो, आपकी वजह से मैं पीछे रह गया। परीक्षा बोली, एक दो दिन में गिफ्ट मिल जाना चाहिए, वरना अगले साल राखी नहीं बांधूंगी। आश्रय तुरंत बोला, पक्का, बस थोड़ा टाइम दो, गिफ्ट मिलेगा। परीक्षा फिर मुस्कुराई। तभी पंखुड़ी कुछ याद करते हुए प्रलय से बोली, आपको पता है ससुर जी, मैं बाली से आपके लिए कुछ लाई हूँ और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मेरे हैंडबैग में ही है, बस एक मिनट। वो उठकर टेबल पर गई। पंखुड़ी ने अपने हैंडबैग में से एक बॉक्स निकाल कर प्रलय की तरफ बढ़ा दिया था और प्रलय भी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उस बॉक्स को खोल रहा था। अगले ही पल दो पोम पोम उसके हाथ में थे, जैसे वो दो हॉर्न हो, बिल्कुल सॉफ्ट और राउंड शेप में, लाइक बैलून्स। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, वो एक दिन सासू माँ बता रही थी ना कि आपका बीपी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, फिर आपको गुस्सा आता है, इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। जब भी आपको गुस्सा आए या फिर आपका बीपी बढ़े ना ससुर जी, तो आप इन्हें अपने हाथों से अच्छे से दबाइएगा और दबाते रहिएगा। तब तक दबाइएगा जब तक आपका बीपी दोबारा नॉर्मल ना हो जाए। इससे आपके हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा और आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सासू माँ को चैन पड़ेगा, वरना वो बार बार शिकायत करती रहती हैं कि तुम्हारे ससुर जी ने तो मेरी जान खा रखी है। जैसे ही उसने कहा, प्रलय की नज़रें सृष्टि की तरफ घूम गई और सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठकर आगे आई और बोली, ये क्या बोल रही हो पंखुड़ी? मैंने ऐसा कब कहा? पंखुड़ी ने तुरंत अपने होठों पर अपनी उंगली रख ली और बोली, हाय सासू माँ, झूठ नहीं बोलते। आपने ही तो उस दिन कहा था कि आपको तो ससुर जी परेशान करके रखते हैं, कभी ये कभी वो, और अगर उनकी मेरे खट्टे नींबू, मतलब अभी तो फिलहाल वो मीठे हो गए हैं, लेकिन जब उन दोनों की कोई लड़ाई होती है, कोई बहसबाजी होती है, तो आप उसमें पिसती रहती हैं। इसलिए मैं ससुर जी के लिए ये लेकर आई हूँ। जब भी वो इन्हें परेशान करेंगे ना, तब ये इन्हें दबाया करेंगे, तो इससे इनका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये बोलते हुए वो अभी भी मुस्कुरा रही थी।
प्रांस को हंसी आ रही थी, उसकी नज़रें प्रलय पर थी, लेकिन वो खुलकर हंस भी नहीं पा रहा था। पर प्रलय उसकी हंसी को महसूस कर सकता था, पर बाकी सब अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाए। सब लोग मुंह दबाकर हंस रहे थे। पंखुड़ी सबकी तरफ देखते हुए बोली, आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? इतना अच्छा गिफ्ट तो लाई हूँ मैं ससुर जी के लिए। आप लोग तो कभी वो भी नहीं लेकर आए, हमेशा ससुर जी से लेते रहते हो। कभी उन्हें कुछ दिया भी है क्या? ससुर जी, ये लोग आपको कभी कुछ नहीं देते ना, पर देखो मैं आपकी कितनी प्यारी बहू रानी हूँ, आपके लिए कितना कुछ स्पेशल करती हूँ। अब आप भी मेरे लिए कुछ स्पेशल कीजिएगा। ये बोलते हुए वो सोच में पड़ गई थी कि आखिर वो प्रलय से अपने लिए क्या स्पेशल करवाए। उसने अपने गाल पर अपनी उंगली रखी हुई थी। इस वक्त वो हद से ज़्यादा क्यूट लग रही थी और अगले ही पल वो एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ, आप ना मेरे लिए मोमोज बनाइएगा। उस दिन आपने बहुत ही टेस्टी मोमोज बनाए थे। मुंबई में जितने भी मोमोज वाले हैं ना, सबको फेल कर दिया था। अब तो सृष्टि भी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही थी। वो भी प्रलय को देखकर हंस रही थी। प्रलय पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहू रानी इस गिफ्ट के लिए। ये गिफ्ट मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी करूँगा और इसे याद भी रखूँगा, और इसके बदले मैं भी तुम्हारे लिए स्पेशल मोमोज ज़रूर बनाऊँगा। पंखुड़ी एक बार फिर से मुस्कुराकर बोली, कितने प्यारे हैं आप ससुर जी, आपको किसी की नज़र ना लगे। सासू माँ, एक काम करो, जैसे आप मुझे काजल का टीका लगाती हो ना, वैसे ससुर जी को भी लगा दो। सृष्टि अब और भी ज़्यादा हंसने लगी थी। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, लगा दो ना सासू माँ, ऐसा क्यों कर रही हो? इतने में तो ससुर जी को नज़र लग जाएगी। सृष्टि ने किसी तरह अपनी हंसी को रोका और बोली, ठीक है लगाती हूँ, लेकिन मैंने तो आज काजल पहना ही नहीं। पंखुड़ी तुरंत बोली, अच्छा ठीक है, मैं लगा देती हूँ। ये बोलकर उसने अपनी आँख से काजल लिया और प्रलय के पास आकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोली, आपको किसी की नज़र ना लगे। प्रलय को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पंखुड़ी की हरकतों पर कैसे ही रिएक्ट करे। एक तरफ तो उसे हंसी आ रही थी, दूसरी तरफ उसका मोह भी बन रहा था, लेकिन तीसरी तरफ उसे पंखुड़ी पर प्यार भी आ रहा था। उसने अब पंखुड़ी को अपने सीने से लगाया और उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, तुम बहुत बहुत प्यारी हो बच्चा। पंखुड़ी झट से बोली, है ना ससुर जी, लेकिन आपका ये खड़ूस बेटा, ये मुझे बहुत परेशान करता रहता है। आपको पता है, इन्होंने ना वो बाली में मेरे साथ। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही प्रांस की आंखें बड़ी हो गई थी। उसने तुरंत पंखुड़ी के करीब होकर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ एक छोटा सा काम है हॉस्पिटल, तो तुम प्लीज़ मेरे साथ ऊपर चलो ना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है। पंखुड़ी ने पलटकर प्रलय की तरफ देखा और बोली, ठीक है ससुर जी, फिलहाल तो मैं इनके साथ ऊपर रूम में जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी हुआ ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। प्रलय ने अपना सिर हिला दिया। प्रांस की तो धड़कनें तेजी से बढ़ी हुई थी। पता नहीं पंखुड़ी फ्लो फ्लो में क्या ही बोल जाती। हालांकि इतना तो वो जानता था कि वो अपने उन प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में प्रलय को कुछ नहीं बताएगी, जो उनके पर्सनल मोमेंट हैं। लेकिन हाँ, उसकी शिकायतें बहुत सारी लगा सकती है, क्योंकि बाली में प्रांस ने पंखुड़ी को दिखी तो सच में बहुत ज़्यादा किया था। वो उसे बाहर लेकर कहीं नहीं गया था। मुश्किल से 2-3 बार वो बाहर घूमने गए थे। उसके अलावा तो वो लोग रिजॉर्ट में ही रहे और वहाँ पर एक दूसरे से खूब प्यार भी किया। प्रांस पंखुड़ी को लेकर अब ऊपर अपने रूम में चला गया था। परीक्षा और तनिष्क भी अब अपनी जगह से उठे। उनका तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोले, ओके फाइन मॉम, अब हम चलते हैं। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए परीक्षा के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर तनिष्क की तरफ देखते हुए बोली, इसे यहाँ पर लेकर आते रहिएगा तनिष्क, ये आती है तो घर की खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तनिष्क मुस्कुराते हुए बोला, ज़रूर। ये बोलकर अब वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। उनके जाने के बाद प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, एक बार तुम रूम में चलना, मुझे जानना है कि मैं तुम्हें कब, कितना और कैसे परेशान करता हूँ। उसकी बात सुनकर सृष्टि की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। रागिनी प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, हाँ हाँ, अच्छे से हिसाब लेना आप इसका। आजकल बड़ी हवा में उड़ने लगी है, 2-2 बहुएं हैं तो खुद को ना जाने क्या ही समझने लगी है। सृष्टि ने उसे घूर कर देखा। प्रलय उसका हाथ पकड़कर अब उसे अंदर की तरफ ले गया था। वहीं आश्रय और पंक्ति अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पंक्ति ने अपनी गर्दन पर अपना हाथ रखा और बोली,
अब वो मुझे ना ये नेकलेस थोड़ा सा चुभ रहा है, तो मैं इन्हें चेंज करके आती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से अपने रूम में भाग गई। रागिनी तुरंत बोली, हाँ वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, कौन सा नेकलेस चुभ रहा है यहाँ पर। बस सबको रोमांस करने के लिए बहाना चाहिए। ये बोलते हुए वो आश्रय की तरफ देख रही थी। आश्रय भी उसे घूरते हुए बोला, ये जो मेरी बीबी को आपने मायके भेजा था ना, इसका बदला मैं किसी दिन आपसे जरूर लूंगा, आप बस देखते जाइए। ये बोलते हुए वो मुंह बनाकर पंक्ति के पीछे पीछे अपने रूम में चला गया। रागिनी हंस रही थी। अब वो खुद से ही बोली, मैं यहाँ पर क्यों खड़ी हूँ? बेशक से मेरा पति मेरे पास नहीं है, लेकिन फ़ोन तो है ना, और फ़ोन पर भी बहुत कुछ हो सकता है। नोटी नोटी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सच में नोटी स्माइल थी, और अब वो भी अपने रूम में चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी प्रांस के सामने खड़ी थी। उसने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया हुआ था। वो बड़ी ही मासूमियत से अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोली, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ जान, मैं तो बस ससुर जी को ये बताने वाली थी कि आपने वहाँ पर मुझे अच्छे से घुमाया नहीं, और मुझे वहाँ मिल रहा इंडियन फूड भी नहीं खाने दिया। वहाँ पर कितना कुछ था इंडियन, लेकिन आप तो बस घास फूस खा रहे थे और मुझे भी खिला रहे थे। मैं पहले बेवकूफ़ थी, लेकिन अब नहीं हूँ जान। अब मुझे पता है कि किसके सामने कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं। ये बोलते हुए उसने अपनी नज़रें ऊपर की तरफ उठाई। प्रांस इस वक्त उसे बेहद प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। पंखुड़ी अब अपना लोअर लिप हल्का सा बाइट करते हुए बोली, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या जान? प्रांस ने अपना चेहरा हिलाया और बोला, हाँ नाराज़ तो हूँ, पर अगर तुम चाहो तो मेरी नाराज़गी दूर कर भी सकती हो। पंखुड़ी ने तुरंत पूछा, कैसे? प्रांस उसके करीब बढ़ते हुए बोला, मुझे प्यार करके। पंखुड़ी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो तुरंत बोली, प्यार तो करना है, लेकिन वैसे नहीं जान जैसे आप करते हो। मुझे अच्छा वाला प्यार करना है। उसकी बात पर प्रांस हंसा, और अगले ही पल उसके बिल्कुल करीब आकर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और फिर बिस्तर पर लेटाते हुए बोला, तुम्हें अभी भी कमर में दर्द हो रहा है क्या? पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, थोड़ा सा। प्रांस ने उसे देखते हुए पूछा, थोड़ी दवा लगा दूं? पंखुड़ी ने कुछ नहीं कहा। प्रांस साहब ने कैबिनेट की तरफ गया और फिर वहां से एक ट्यूब लेकर आया। पंखुड़ी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी, और अब प्रांस ने पहले दरवाज़ा अच्छे से बंद किया, फिर उसके कपड़े को ऊपर करने लगा। पंखुड़ी झट से बोली, आप ना मुझे कई बार अपनी बातों में उलझा लेते हो। बोलते तो ये हो कि आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन फिर सब कुछ कर भी देते हो। कहीं अब ऐसा मत करना कि दवाई लगाते लगाते आप एक बार फिर से वो सब। वो बोलते बोलते चुप हो गई और फ्रांस के चेहरे पर नौठी स्माइल आ गई। हालांकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब कब उसका मूड किस चीज़ का हो जाए कुछ कह नहीं सकते थे। तकरीबन 6 महीने बाद राणा मेंसन सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। फिलहाल हार्दिक इंडिया आया हुआ था, तो वो भी वहीं पर मौजूद था। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व किया था। पंखुड़ी और फ्रांस दोनों एक ही प्लेट में खा रहे थे, और पंखुड़ी बार बार फ्रांस की तरफ देख रही थी। फ्रांस उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर सकता था। कुछ पल तो उसने खुद को शांत रखा, लेकिन फिर अचानक ही पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो मुझे, और तुम ढंग से खाना क्यों नहीं खा रही हो? पंखुड़ी उसके सवाल पर एकदम खामोश हो गई। उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। एक्चुअली वो प्रांस को बार बार इसलिए देख रही थी, वो इंतज़ार कर रही थी कि प्रांस का खाना कब फिनिश हो और प्रांस डाइनिंग टेबल से उठे, क्योंकि उसे अचार खाना था। आज सृष्टि ने उसके लिए स्पेशल छोले भटूरे बनवाए थे, जो अचार के बिना उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन प्रांस उसके पास बैठा था और वो उसे अचार जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाने देता था, क्योंकि फिलहाल पंखुड़ी का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके पेट में जो घाव थे वो अब ऑलमोस्ट भर चुके थे। प्रेगनेंसी के दौरान उसे जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाली थी, उन सब का अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा था, और ऑलमोस्ट वो ट्रीटमेंट पूरा भी हो गया था। और उस ट्रीटमेंट के दौरान ही डॉक्टर ने उसे ये अचार दही जैसी चीज़ों को मना किया था, क्योंकि दवाई के साथ ये सब चीज़ें सूट नहीं करने वाली थी। हालांकि उसे फ्राइड खाने से भी मना किया गया था, लेकिन आज पूरे 3 महीने बाद पंखुड़ी छोले भटूरे खा रही थी, और वो भी सृष्टि ने पूरे ध्यान से बनवाए थे। फ्रांस ने एक बार फिर से पूछा, अचार खाने का मन कर रहा है ना तुम्हारा? उसकी बात पर पंखुड़ी ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया।
सब लोगों की नज़रें उन दोनों पर ही थी। पंखुड़ी बेहद मासूमियत से बोली, सुनिए, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा सा खाऊंगी, प्लीज़ खा लेने दीजिए ना। मैं पिछले 6 महीने से अचार नहीं खाया है, बस आज आज उसके बाद पक्का, तब तक नहीं खाऊंगी जब तक आप इजाज़त नहीं दे देते। प्राण सख्ती से बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता है ना तुम्हें अचार वगैरह नहीं खाना है, तो फिर जिद भी क्यों करती हो रोज़ पीटर। ये सब तुम्हारे लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। एक तो मॉम ने तुम्हारे लिए ये छोले भटूरे बनवाए, अगर मुझे पहले पता होता ना कि आज मॉम छोले भटूरे बनवा रही है तो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए कहीं बाहर ही ले जाता। उसकी बात पर पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, आपका बस चले तो मुझे कुछ भी खाने ना दें, बस घास फूस खिलाते रहें। सृष्टि तुरंत बोली, तुम उसे क्यों डांट रहे हो, और इतना स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। उसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस 2-3 दिन की तो दवाइयाँ रह गई हैं, इतना तो चल ही सकता है। प्रांशु से घूरते हुए बोला, मॉम आप जानती हैं ना ये ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है, अगर ज़रा सी भी मिस्टेक। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय बोला, आई नो तुम पंखुड़ी के लिए वरीड हो, लेकिन यूनिवर्स बिल्कुल ठीक कह रही है, थोड़ा बहुत चलता है। उसका खाने का मन था कितने दिनों से, वो तुम्हारा सजेस्ट किया हुआ खाना खा रही थी ना। तुम ही उसके सारे डाइट चार्ट बना रहे थे, जिसमें सिवाय ककड़ी खीरे के कभी कुछ भी नजर नहीं आया। पंखुड़ी सिसकते हुए बोली, सिर्फ एक आप ही मेरा दर्द समझते हो ससुर जी, बाकी सब तो बस सख्त होना जानते हैं। आप कितने प्यारे हो, मुझे बिल्कुल नहीं डांटते, मेरा साथ भी देते हो, वरना बाकियों को तो मुझे डांटने से ही फुर्सत नहीं। मुझे नहीं खाना अब कोई अचार, और ना ही छोले भटूरे। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी। पंक्ति आश्रय के समय सब उसे डाइनिंग टेबल से उठते हुए देख हैरान थे। बेशक से पंखुड़ी की किसी के साथ कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी नाराज़गी हो, लेकिन खाना खाना वो नहीं छोड़ती थी। 1-2 दवाइयों की वजह से उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, और ऊपर से खाने के बिना तो वो रह भी नहीं सकती थी। लेकिन अब वो मुंह बनाते हुए इधर अपने रूम की तरफ जा रही थी, तभी प्रांस ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। पंखुड़ी झट से उसकी तरफ घूमते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्रांस तुरंत बोला, नहीं करनी तो मत करो, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं रोक रहा हूँ। पंखुड़ी हैरान रह गई। प्रांस अब अपनी जगह से उठा और अगले ही पल उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला। पंखुड़ी की डोज वो हमेशा अपने साथ ही रखता था, ताकि ब्रेकफास्ट फिनिश होते ही वो उसे वो डोज दे दे, कहीं वो भूल ना जाए, क्योंकि बाद में पंखुड़ी खुद तो दवाई लेने से रही। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मैं कोई दवा नहीं लूँगी। प्रांस ने अपना हाथ उसके गालों पर कुछ इस तरह से रखा कि उसकी उंगलियां उसके गालों पर दबाव बना रही थी, और उसका मुंह अपने आप खुल गया था। अगले ही पल प्रांस ने उसके मुंह के अंदर वो दवा डाली और फिर तुरंत टेबल पर रखा पानी का गिलास उठा लिया। पंखुड़ी अभी भी मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। वो तुरंत पानी का गिलास प्रांस के हाथों से लेकर उसे पूरा गटक गई। प्रांस के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसे अपनी रोज पीटल को कैसे ही हैंडल करना है। वहीं पंखुड़ी नाराजगी से बोली, आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। प्रांस उसके करीब आया। उसने अब बड़े ही प्यार से पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर उसके माथे को चूम कर बोला, अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं करता तो फिर तुम्हें कोई और प्यार कर भी नहीं सकता रोज पीटल, और ये तुम भी जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। उसकी इस बात पर पंखुड़ी मोम की तरह पिघल गई। वो जल्दी से बोली, ठीक है, मैं अचार नहीं खाऊंगी। प्रांस मुस्कुराया और बोला, ज़्यादा नहीं, बस 1 पीस खा सकती हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, बेशक से मैं तुम पर नज़र रखने के लिए नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी नज़रें तुम पर ही होती है, ये बात तुम जानती हो। ये बोलते हुए वो अब अपनी गहरी नज़रों से उसे देख रहा था, और अब वो अपना फ़ोन लेकर बाहर चला गया। पंखुड़ी के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। कम से कम जाते जाते वो उसे अचार खाने की परमिशन तो देकर गया, और अब वो तुरंत वापस चेयर पर बैठ गई थी। सब लोग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहे थे। इतनी जल्दी तो नल खोलने पर नल में पानी नहीं आता था, जितनी जल्दी पंखुड़ी प्रांस की बातों में आ जाती थी। एक बार बस वो हल्का सा प्यार उसे क्या दिखा दे, उसके बाद तो पंखुड़ी की सारी नाराज़गी कहाँ गायब होती थी कुछ पता ही नहीं चलता था। पंखुड़ी सबकी तरफ देखते हुए बोली, क्या क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, आप लोगों की क्या लड़ाइयाँ नहीं होती, हाँ नहीं तो। ये बोलकर उसने नाक सिकोड़ा और फिर जल्दी से अचार की कटोरी उठाकर 2 पीस अपने प्लेट में रख लिए।
सृष्टि जल्दी से बोली, अभी वापस बुलाऊं क्या तुम्हारे खट्टे नींबू को? जैसे ही उसने कहा पंखुड़ी ने तुरंत एक पीस वापस रख दिया और बोली, आप भी उनसे कम नहीं हो सासू माँ, कभी मेरे पीछे पड़ी रहती हो, कभी ससुर जी के, ना उन्हें ढंग से खाने देती हो और ना ही मुझे। देखो ससुर जी को भी कैसे रूखा सूखा खाना खाने को दे रखा है। ये बोलते हुए वो प्रलय के प्लेट की तरफ देख रही थी। सृष्टि उसे भी कहाँ कुछ ऑयली या खट्टा खाने देती थी, लेकिन उसकी बात सुनकर अब प्रलय के होश उड़ गए थे, क्योंकि पंखुड़ी को जो बोलना था वो बोल चुकी थी। और अब सृष्टि उसे घूर कर देख रही थी। आखिर वो भी जानना चाहती थी कि उसने प्रलय को कब परेशान किया, कब वो उसके पीछे पड़ी। और अब वो पंखुड़ी की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इशारों इशारों में कह रहा हो कि अपने सैया के साथ तो लड़कर तुम 2 मिनट में मान भी जाती हो, यहाँ मेरा क्लेश क्यों करवा रही हो? सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, जरा ब्रेकफास्ट करने के बाद एक बार आप कमरे में आइएगा, वो एक्चुअली मुझे आपकी दवाइयों के बारे में बात करनी है। प्रलय ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। तभी वहाँ पर पंक्ति की हंसी की आवाज़ गूंजी। वो ये सब कब से देख रही थी और अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन जैसे ही वो हंसी, आश्रय ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और बोला, तुम क्या हंस रही हो? तुम्हें कॉलेज जाना है, आज तुम्हारा एग्ज़ाम है। अगर एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दिया ना तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से हंसाऊंगा। उसकी बात पर पंक्ति मुंह बनाते हुए बोली, डरा क्यों रहे हैं आप? मैं पास हो जाऊंगी आश्रय जी। आश्रय तुरंत बोला, बात पास होने की नहीं है पंक्ति, मुझे तुम्हारे अच्छे मार्क्स चाहिए। पास तो मुझे पता है तुम हो जाओगी, एक तो एग्ज़ाम तुम्हारा है और तुमसे ज़्यादा टेंशन मुझे हो रही है। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। पंक्ति हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आप ना नींबू पानी पी लीजिए, उससे आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। और थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिएगा, पता नहीं क्यों आज मेरा नींबू पानी पीने का मन कर रहा है। जैसे ही उसने कहा, अब सबकी नज़रें एक बार फिर से उसकी तरफ घूम गई थी। रागिनी झट से बोली, मुझे लगता है सृष्टि जल्दी ही गुड न्यूज़ आने वाली है। पंक्ति तुरंत बोली, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ, वो तो बस ऐसे ही मेरा नींबू पानी पीने का मन कर रहा है। आप बताइए ना आश्रय जी कि ऐसा कुछ नहीं है। आश्रय तुरंत बोला, मुझे क्या पता ऐसा है या नहीं, मैंने कौन सा कुछ चेक किया है? उसकी बात पर पंक्ति और ज़्यादा हैरान हो रही थी। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, फिलहाल तो तुम नींबू पानी पियो, जब होगा तब सबको पता चल जाएगा, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो नींबू पानी पीकर तुम अपना एग्ज़ाम देने जाओ। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। वो घूर घूर कर आश्रय को देख रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से चले गए थे। सृष्टि पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल कब जाना है पंखु? पंखुड़ी झट से बोली, बस 3 दिन की दवाइयाँ और रह गई है सासू माँ, उसके बाद जाऊंगी। सृष्टि अब अपनी जगह से उठी और उसके पास आकर बड़े ही प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोली, देखना सब ठीक होगा, इस बार तुम्हारी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पंखुड़ी के चेहरे पर अब थोड़ी परेशानी छलक उठी। वो जल्दी से बोली, मैं आपसे एक सवाल पूछूं सासू माँ, आप मुझे उसका जवाब दोगी? सृष्टि हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, हाँ पूछो ना बेटा, क्या पूछना है? पंखुड़ी ने एक पल के लिए अपना लोअर लिप अंदर की तरफ दबा लिया। वो सवाल जो इस वक्त वो पूछना चाहती थी वो उसे काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था, लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं रही थी। लेकिन अब उसे सृष्टि से सच में वो सवाल पूछना था। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ, मैंने ना अपने फ़ोन में एक वीडियो देखी थी जिसमें ना एक लड़की बुरी तरह से रो रही थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और उसके प्रेग्नेंट ना होने पर उसके पति ने उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होऊंगी और बेबी कंसीव नहीं कर पाऊंगी तो क्या वो भी मुझे छोड़ देंगे? मैं तो अपने खट्टे मीठे नींबू के बिना रह ही नहीं पाऊंगी। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि की आंखें बड़ी हो चुकी थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि पंखुड़ी के दिल और दिमाग में ऐसा ख्याल आया तो आया कैसे। बेशक से उसने कोई वीडियो देखी हो, लेकिन वो उस वीडियो के हिसाब से अपनी लाइफ को कैसे ही कंपेयर कर सकती है? वो कैसे सोच सकती है कि प्रांश उसे छोड़ देगा? उसने तुरंत अपना चेहरा अपने हाथों में थामा और बोली, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रांश बहुत प्यार करता है तुमसे। अगर तुम कभी कंसीव नहीं भी कर पाओगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रांश ही नहीं, हम सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे बिना हम भी नहीं रह सकते। तो तुम इस तरह की बातें मत सोचो। पंखुड़ी अब रोते हुए बोली,
पर पता नहीं क्यों सासू माँ मेरे दिमाग में ना बार बार ये बात आ जाती है। मुझे पता है आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ कि मैं ये सब गंदी गंदी बातें नहीं सोचूंगी, पर फिर भी पता नहीं कैसे ये बात मेरे दिमाग में आ जाती है। सृष्टि को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए तुम इस बात को छोड़ो, हम इस बात पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मसाला डोसा खाने का मन है क्या? मैं सोच रही थी कि दोपहर में मसाला डोसा बनाऊं। जैसे ही उसने कहा, पंखुड़ी का दिमाग अब एकदम से शिफ्ट हो गया। वो जो बुरी तरह से रोने को हो रही थी, अब उसकी आंखों से आंसू जैसे पूरी तरह से सूख गए थे। और सृष्टि यही तो चाहती थी। वो पहले उसे शांत करवाना चाहती थी और अब पंखुड़ी को शांत देखकर उसने राहत की एक सांस ली। पंखुड़ी कुछ सोचते हुए बोली, सासू माँ मैं मसाला डोसा खा तो लूँगी, लेकिन आपको तो पता है ना, इन्होंने मुझे कुछ भी खट्टा खाने से मना किया है। तो इन्हें पता चलेगा तो ये मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं मसाला डोसा नहीं खा पाऊँगी। अगर आप कुछ और बनाएंगी तो मैं ज़रूर खाऊँगी। उसकी बात पर सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए मैंगो खीर बनाऊँगी, वो तो तुम खाओगी ना? मैंगो खीर का जिक्र सुनते ही पंखुड़ी का चेहरा एकदम से चटक हो गया था। वो जल्दी से बोली, हाँ हाँ सासू माँ, वो तो मैं ज़रूर खाऊंगी। सृष्टि अब उसका गाल थपथपा कर बोली, तो ठीक है, अब तुम जाओ, जाकर अपने रूम में अच्छे से आराम करो। जब मैंगो खीर बन जाएगी तब मैं तुम्हारे रूम में भिजवा दूंगी। पंखुड़ी ने अपना सिर हिलाया और वहां से ऊपर अपने रूम में चली गई। उसके जाते ही सृष्टि ने अब डाइनिंग टेबल से अपना फ़ोन उठाया। रागिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या करने का सोच रही हो तुम? सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रागिनी झट से बोली, तूने पंखुड़ी की बातों का ढंग से जवाब नहीं दिया। इसका मतलब तो साफ है कि तेरे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। इतना तो अब मैं तुझे जानती ही हूँ। सृष्टि हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं, जिस इंसान के लिए पंखुड़ी डर रही है उसका डर भी तो उसी इंसान को ही दूर करना चाहिए। मैं तो बस उसे नॉर्मली समझा पाऊंगी कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रांश वो पूरी तरह उसके डर को ख़त्म कर सकता है, इसलिए अब वही उसे समझाएगा। ये बोलते हुए उसने व्हाट्सएप पर प्रांश का नंबर सर्च किया और फिर जैसे ही उसकी चैट ओपन हुई, सृष्टि ने उस पर एक वॉइस नोट छोड़ दिया और उसमें वही बात बोली जो पंखुड़ी ने उसे कही। इसके अलावा उसने और कुछ भी नहीं कहा। और वो वॉइस नोट जैसे ही प्रांश ने सुना, वो समझ गया था कि ये सारी बातें पंखुड़ी ने सृष्टि को कही है और सृष्टि ने एग्जैक्टली उसे भेज दी। वो अब एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम ऐसा कैसे ही सोच सकती हो रोजपीटल? क्या अभी भी तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं? क्या अभी भी मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला पाया कि मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बेशक से फिर कुछ भी हो जाए? मेरी रोजपीटल में ना कोई कमी थी और ना ही कभी कोई कमी हो सकती है। मेरी रोजपीटल जैसी है वो मुझे वैसी ही पसंद है। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने अपने फ़ोन पर अपने असिस्टेंट को एक मैसेज सेंड किया। पूरा दिन यूं ही बीत गया और शाम के लगभग से 6 बजे आश्रय और पंक्ति दोनों घर आए। पंक्ति का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम के बाद वो आश्रय के साथ ऑफिस में चली गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम ओवर होने के बाद वो आश्रय का ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी। वो आश्रय के अंडर ही काम करने वाली थी। हालांकि आश्रय की जो कंपनी थी वो अब पंक्ति के नाम थी। उस कंपनी की मालकिन पंक्ति थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर एज अ एम्प्लॉय काम करने वाली थी। जैसे ही वो दोनों घर आए, रागिनी जो वहीं हाल में बैठी थी उसकी नज़र उन दोनों पर गई। पंक्ति तुरंत किचन की तरफ जाने लगी ताकि आश्रय के लिए ब्लैक टी बना सके, लेकिन रागिनी उसे रोकते हुए बोली, तुम भी तो बाहर से आई हो ना पंक्ति, जाओ तुम जाकर अपने कमरे में अच्छे से फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय कॉफ़ी भेजती हूँ। पंक्ति तुरंत बोली, कोई बात नहीं चाची जी, मैं मैनेज कर लूँगी। रागिनी आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, बस इसलिए मैं तुम्हारी बीवी को उसके मायके भेजती हूँ, पता नहीं क्यों इसे मेरी बातें समझ में ही नहीं आती। पंक्ति अब तुरंत अंदर की तरफ भाग गई। उसके लिए मायके जाने से बेटर अंदर अपने रूम में जाना था। उसे यूं तेज कदमों से अपने रूम में जाते हुए देख रागिनी और आश्रय दोनों की हंसी छूट गई थी। रागिनी आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, जाओ तुम भी अपनी बीबी के पीछे पीछे जाओ और उसके साथ थोड़ा रोमांस करो। कभी बेचारी एग्ज़ाम की वजह से परेशान है तो कभी ऑफिस में उससे काम इतना ज़्यादा करवाते हो।
कल वो यहाँ हाल में बैठे बैठे सोफे पर सो गई थी और पता नहीं क्या ही बातें किए जा रही थी। आश्रय एक गहरी सांस लेकर बोला, क्या करूं चाची, वर्कलोड ही बहुत ज़्यादा है, वरना मैं तो ऑफिस में बैठकर भी उसके साथ रोमांस ही करता। पर अब आपकी और हार्दिक चाचू वाली किस्मत हम दोनों की कहाँ। उसकी बात पर रागिनी ने उसे घूर कर देखा। आश्रय अब जिधर पंक्ति गई थी उधर तुरंत अंदर की तरफ चला गया और रागिनी किचन की तरफ बढ़ गई। वो अब उन दोनों के लिए चाय नाश्ता बनवा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अपने रूम में थी और टॉम एंड जेरी देख रही थी। हंस हंस कर उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसने तुरंत अपने फ़ोन की तरफ देखा जहां प्रांस का नंबर फ्लैश हो रहा था और उस पर नाम लिखा था, खट्टा मीठा नींबू। अगले ही पल उसने कॉल रिसीव किया। सामने से प्रांस की आवाज़ आई, क्या कर रही हो रोज पीटर। पंखुड़ी कुछ कहती उससे पहले ही प्रांस को टॉम एंड जेरी की साउंड सुनाई दी तो वो हंसकर बोला, टॉम एंड जेरी देख रही थी। पंखुड़ी हंसते हुए ही बोली, आपको पता है बहुत मज़ा आ रहा था, अगर आप भी साथ होते ना तो आपको भी बहुत मज़ा आता। प्रांस को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। उसे बच्चों की क्या ही ज़रूरत थी, अभी तो उसकी हॉस्पिटल ही बच्ची थी। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अच्छा एक काम करो, जाओ जाकर क्लोजेट ओपन करो। पंखुड़ी ने सवालिया एक्सप्रेशंस के साथ पूछा, लेकिन क्यों, उसमें क्या है, आप कोई फाइल क्लोजेट में भूल गए क्या। अच्छा 1 मिनट मैं जाती हूँ। ये बोलकर अब वो क्लोजेट की तरफ आई। जैसे ही उसने क्लोजेट खोला वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उसके बोलने से पहले ही प्रांस बोला, अब इसमें तुम्हारी एक ब्लैक कलर की साड़ी पड़ी होगी, वो नहीं जिसका ब्लाउज वाइट है, वो जिसका ब्लाउज भी ब्लैक है। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी हैरान थी। उसे अपने साड़ियों का नहीं पता था, लेकिन यहाँ प्रांस को सब पता था। वो जल्दी से बोली, लेकिन मेरी साड़ी से आपका क्या लेना देना जान, मेरा मतलब है अभी फ़िलहाल आप मेरी साड़ी के बारे में क्यों बोल रहे हो। प्रांस मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वो साड़ी पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले 20 मिनट में मैं बाहर पहुँच जाऊँगा और मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी का चेहरा पूरी तरह से खिल गया। पिछले कितने दिनों से वो कहीं घूमने भी नहीं गए थे। वो जल्दी से बोली, अच्छा तो ऐसा कहना चाहिए था ना जान, मुझे कितनी सारी तैयारी करनी है, लेकिन आपने तो बस मुझे 20 मिनट दिए हैं। इतनी जल्दी मैं तैयार कैसे हो जाऊंगी, पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। वैसे भी मैं तो आपको हर हालत में पसंद आ ही जाती हूँ, है ना। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और जल्दी से वो साड़ी उठा ली जिसके बारे में प्रांस ने उसे कहा था। प्रांस तो अपने फ़ोन की तरफ देखता ही रह गया, लेकिन पंखुड़ी की आवाज़ से वो उसकी एक्साइटमेंट साफ महसूस कर सकता था। अब उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और अपना लैपटॉप वगैरह ऑफ करने लगा। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी भी रेडी हो रही थी और अब लगभग से आधे घंटे बाद प्रांस राणा मैंसन के पार्किंग एरिया में पहुंचा। उसने हॉर्न बजाया और खुद गाड़ी से बाहर नहीं निकला तो सृष्टि जो अंदर रागिनी के साथ बैठी थी वो समझ गई थी कि प्रांस पंखुड़ी को कहीं बाहर लेकर जा रहा है, वरना अब तक तो वो खुद अंदर आ जाता। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी और तभी उनकी नज़र पंखुड़ी पर गई जो तेजी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रही थी। वो जल्दी से बाहर जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुक गई। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स आना कम हो गए हैं, थोड़ा सा अपना और प्यार बरसाइए कहानी पर। आगे बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार मोमेंट्स आने वाले हैं जो आपको गुदगुदाएंगे भी, हंसाएंगे भी और थोड़ा सा आंखों में आंसू भी ले आएंगे। थोड़ी देर और प्रांस और पंखुड़ी के साथ इस सफ़र में बने रहिए। सच में जब ये सफ़र ख़त्म होगा ना तो आप सब भी बहुत मिस करेंगे पंखुड़ी की मासूमियत, प्रांस का एटीट्यूड और इस कहानी की सारी बातें। तो थोड़ी देर और मेरे साथ आप लोग अपना कदम ताल मिलाकर चलिए। बिना आप लोगों के सपोर्ट के मेरा पैर आगे बढ़ता ही नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए अगर कहानी आप लोगों को पसंद आती है, और कहानी का कौन सा मोमेंट आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ये बात मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग कहानी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।